इस चैप्टर के अंदर हम लोगों का आज टॉपिक होगा सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। ठीक है, चलिए पिछले वाले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा है एक बार हम लोग उसको पहले फटाक से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि देखो जितने भी आप आगे पढ़ते जाएंगे ना सारा टॉपिक सारा चीज़ आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, और हमने आपको इस चैप्टर के शुरुआत में ही कहा था कि ये चैप्टर हमारा दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला आपको पढ़ना है सोशलिज्म इन यूरोप, पहला पार्ट होगा ये। दूसरा पार्ट पढ़ना है रशियन रेवोल्यूशन, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना फर्स्ट चैप्टर में फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसी तरीके से आपको इस चैप्टर में दूसरा वाला जो पार्ट है आपका रशियन रेवोल्यूशन, ये आपको दूसरे पार्ट में पढ़ना है। तो पहला पार्ट क्या हो गया हमारा सोशलिज्म इन यूरोप और दूसरा पार्ट हो गया हमारा रशियन रेवोल्यूशन। तो हमारा आज जो है ना पहला वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, यानी कि सोशलिज्म इन यूरोप। उसके बाद फिर हमारा चलेगा द रशियन रेवोल्यूशन। लेकिन ये जो हमारा टॉपिक है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, इसको खत्म करने से पहले हम चाहेंगे कि इसको एक बार फटाक से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपने जो पीछे पढ़ा उसको आप एक बार रिवाइज कर सके और दूसरा आप इसके कनेक्ट कर सके, आखिर की था तो क्या था, कैसे हुआ, क्या था, है ना, ये सब चीज़। देखिए सबसे पहले यदि हम लोग अपने फर्स्ट पेज पे जाएं तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने सोशलिज्म का मतलब समझा था। सोशलिज्म का मतलब होता है एक ऐसा आइडियोलॉजी, एक ऐसा विचारधारा, एक ऐसा विचार जो ये कहता है कि समाज में रहने वाले हर लोग इक्वल हैं, बराबर हैं, और समाज में जितने भी प्रॉपर्टी हैं सभी के पास बराबर प्रॉपर्टी होना चाहिए। किसी के पास ज़्यादा नहीं, किसी के पास कम नहीं, सबके पास प्रॉपर्टी हमारा बराबर होना चाहिए। ठीक है, यही है हमारा सोशलिज्म। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि उस समय पे हमारा यूरोप जो है ना, पूरे यूरोप में 3 प्रकार के लोग हमारे विचार रखते थे। पहला लिबरल, दूसरा रेडिकल और तीसरा हमारा कंजर्वेटिव। इन तीनों के बारे में यदि हम लोग फटाफट बात करें तो पहले हम लोग लिबरल के बारे में बात करते हैं। लिबरल सोसाइटी में चेंज चाहता था। ठीक है, वो चाहता था कि हमारे यहाँ पे क्या आ जाए, सेक्युलरिज्म आ जाए, मतलब कि हर आदमी हर प्रकार के रिलीजन को फॉलो कर सके। ठीक है, उसके बाद फिर लिबरल ये भी चाहता था कि जो डायनेस्टिक रूल है, यानी कि जो राजा महाराजा वाला सिस्टम है वो खत्म हो जाए, यानी कि कोई राजा नहीं रहेगा बल्कि गवर्नमेंट किसका होगा, लोगों का गवर्नमेंट होगा। जैसे हम लोग इंडिया में कहते हैं ना, अच्छा क्या इंडिया में राजा वाला सिस्टम अभी है क्या? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट वाला सिस्टम है। तो लिबरल ये चाहता था, यानी कि लिबरल, अच्छा लिबरल क्या कोई एक आदमी नहीं, लिबरल का मतलब एक पूरा विचारधारा रखने वाले बहुत सारे लोग। तो वो लोग चाहते थे कि जो राजा महाराजा वाला सिस्टम है ना ये खत्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर लिबरल ये भी चाहता था कि हर आदमी का अधिकार है वो उसको मिले, यानी कि वो जो करना चाहता है उसको वो कर पाए। ठीक है, और लिबरल ये भी चाहते थे कि जो गवर्नमेंट बने वो कैसे बने, इलेक्टेड हो, यानी कि लोग गवर्नमेंट को चुनेंगे, लोग गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे। ठीक है, आगे फिर लिबरल लोग ये भी चाहते थे कि जुडिशरी सिस्टम हमारा बने, यानी कि जो भी कोई गलती करे तो ऐसा नहीं कि राजा उसको फांसी दे दे तो फांसी हो जाए, नहीं, यहाँ पे प्रॉपर जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए। पूरा प्रोसेस के साथ चलना पड़ेगा कि आखिर भैया इन्होंने गलती किया तो क्या गलती किया, कितना सजा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कल हमने आपको ये भी बताया था पिछले वाले क्लास में, यानी कि जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे थे, तो लिबरल का ना एक ड्रॉबैक भी था। क्या ड्रॉबैक था? वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करता था, यानी कि वो ये नहीं चाहता था कि सभी को वोटिंग राइट मिले, नहीं चाहता था ये चीज। ठीक है, और इसमें क्या था इनका ये मानना था लिबरल का कि वोट केवल वही दे पाएंगे जिनके पास प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब जमीन, बिल्डिंग, जायदाद, जिसके पास होगा केवल वही वोट दे पाएंगे। और साथ ही साथ ये लोग वोमेन को वोटिंग राइट देना नहीं चाहते थे। ये लिबरल के बारे में हम लोग बात किए हुए थे। उसी प्रकार से हमारा रेडिकल था। रेडिकल क्या चाहता था? रेडिकल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही था कि ये बोलता था कि कंट्री में गवर्नमेंट उसी का बनेगा जिसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगा, जो कि बिल्कुल गलत बात है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला इनका ये ड्रॉबैक था। लेकिन इसका एडवांटेज क्या था? एडवांटेज ये था कि ये वोमेन के सफ्रेगेट मूवमेंट में सपोर्ट करता था। मतलब कि वोमेन जो अधिकार उठाती थी, आवाज़ उठाती थी कि भैया हमको भी वोटिंग राइट मिले, उसको ये क्या चाहता था कि हाँ भाई वोमेन को वोटिंग राइट भी मिलना चाहिए, यानी कि बेसिकली प्रोटेक्ट करता था कि हाँ वोटिंग राइट वोमेन को मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो है ना पूरी तरीके से बड़े बड़े लैंड ऑनर जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है उनके बिल्कुल ये खिलाफ था, क्योंकि सारा ज़मीन ये लोग कब्जा कर लिए थे। ठीक है, अपने अंडर में था इनका। और ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि जो सारा प्रॉपर्टी हो वो किसी एक हाथ में हो, मतलब राजा के हाथ में सारा प्रॉपर्टी होगा, ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। ये रेडिकल था। लेकिन कंजर्वेटिव ना इन दोनों से अलग था। कंजर्वेटिव इन दोनों से अलग था। मतलब ये क्या चाहता था? ये चाहता था ना कि हमारा जो राजा वाला सिस्टम है ना वो दोबारा आ जाए, यानी कि रूल हमारे ऊपर कौन करेगा? राजा करेगा। ये चाहता था ये चीज़। ठीक है, पहला।
दूसरा बात क्या चाहता था, ये समाज में बदलाव तो चाहता था, लेकिन ये बोलता था ना कि बदलाव हो लेकिन बहुत ही धीरे धीरे बदलाव हो। यानी कि इनका जो विचारधारा था कंजर्वेटिव लोगों का, ये लिबरल और रेडिकल से बिल्कुल अलग था, सबसे हटके था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, है ना। फिर हम लोगों ने इसमें यह पढ़ा था कि यूरोप में अचानक क्या होने लगे थे, बड़े बड़े इंडस्ट्री फैक्ट्री लगने लगे थे, और जैसे ही ये न्यूज पूरे गांवों में फैला, यूरोप के पूरे गांवों में फैला, वैसे वैसे बाल बच्चा पत्नी पति हर कोई बोरिया बिस्तर बांध के कहाँ जाने लगा, शहर की ओर जाने लगा। कहाँ पे काम करने के लिए, फैक्ट्री में काम करने के लिए। और जब आप ऑब्वियस से बात बताइए, आप खुद सोचिए कि जब सब लोग गांव से निकल के शहर की ओर चला जाए तो क्या शहर का पॉपुलेशन घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा। और शहर का पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब है साफ सफाई में खराबी होना, है कि नहीं। आप खुद सोचो, यदि पूरे बिहार का आदमी गांव से उठ के पटना आ जाए, पटना का क्या हाल होगा सोचो आप, गली में रहने का जगह नहीं मिलेगा। वही बात यहाँ पे यूरोप के हर शहर में हो रहा था, क्योंकि लगातार फैक्ट्री बन रहे थे हमारे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, और उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पे बेरोजगारी ना एकदम चरम सीमा पे था, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि क्योंकि उस समय पे यूरोप में पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ रहा था। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे सॉल्यूशन कौन चाहता था इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना, लिबरल और रेडिकल। लिबरल और रेडिकल ये चाहता था कि इतना ज़्यादा समस्या हम लोगों को हो रहा है, तो हम लोगों को ना कुछ काम करना चाहिए। खैर, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने बेसिकली ये बताया लोगों की देखो भैया, काम के लिए तुम जाओ ठीक है, लेकिन तुम कब तक काम दूसरों के लिए करोगे। अपने आप को पहले क्या करो, एजुकेट करो, अपने आप को पहले तुम शिक्षित करो, ताकि काम ढूंढने के लिए तुमको दूसरे के पास नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दूसरा कोई तुम्हारे पास आएगा। ये लिबरल का और रेडिकल का आइडियोलॉजी था। तो अच्छा काम कर रहे थे वो लोग वहां पे। उसके बाद फिर वो लोग क्या चाहते थे कि राजा के पास जितना संपत्ति है ना, वो उनके हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि किसके हाथ में होना चाहिए, जिसका वो है। अच्छा, क्या राजा के पास जो इतना संपत्ति था, क्या उन्होंने अपने दम पे बनाया था? नहीं, लोगों का जमीन उन्होंने हड़पा था, तो उसको वो जमीन क्या होना चाहिए, लोगों को दोबारा मिलना चाहिए। तो ये लिबरल और रेडिकल का मानना था। बहुत कुछ हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, बस हम लोग फटाफट रिवाइज करते हैं। और फिर हम लोगों ने कल ये भी देखा था कि बहुत सारे लोग क्या हो चुके थे, धीरे धीरे रेवोल्यूशनरीज बन चुके थे। मतलब कि धीरे धीरे वो लोग राजा के खिलाफ अब प्रोटेस्ट, मार काट धार ये सब करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि सारा प्रॉपर्टी वो लोगों का मतलब कि राजा ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रसिया में, हर जगह पे युद्ध छिड़ चुका था। हर कोई राजा के खिलाफ अपना युद्ध कर रहा था। नहीं भैया, मेरा जमीन है, हमको वापस करो। किससे लड़ाई कर रहा था? राजा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया, हम लोगों ने पढ़ा था कि मिड 19th सेंचुरी में, यानी कि 1850 के आसपास पूरे यूरोप में सोशलिज्म का जो आइडिया था वो क्या हो चुका था, फैल चुका था। और जो सोशलिज्म के आइडिया को मानते थे उसी को हम लोग सोशलिस्ट कहते थे, है ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि सोशलिस्ट हमारे यहाँ पे 4 थे। पहला था हमारा रॉबर्ट ओवेन, इसके बारे में आपने कल पढ़ा। इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाओ, बेसिकली वर्कर अपना ग्रुप बनाओ, और तुम लोग ना अपने आप में कुछ काम करो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपना काम अपने से करो, और जो प्रॉफिट होगा आपस में शेयर कर लेना, बांट लेना अपने आप को। जो जितना काम किया उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा। देखो, पूरे यूरोप में ना आपको एक चीज कॉमन दिख रहा होगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशान लोग कौन है, बताए आपको? पूरे यूरोप में आपने जो इतना कुछ पढ़ा, पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा परेशान कौन लोग हैं? वर्कर, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि सारा समस्या का जड़ना वही है। वर्कर काम तो कर रहा है, लेकिन क्या फैक्ट्री का मालिक उसको प्रॉपर पेमेंट कर रहा है? नहीं कर रहा है। पैसा कम दे रहा है, ज्यादा समय तक काम करवा रहा है, बेचारा मजबूरी में कर भी रहा है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, कोई रोजगार नहीं है कि ताकि दूसरे जगह पे जाके काम कर सके। तो सबसे ज्यादा समस्या में कौन है यहाँ पे? हमारे वर्कर लोग हैं, बहुत ज्यादा समस्या में वो लोग हैं। तो उसी के लिए तो इतना सारा कुछ हुआ, है ना। तो पहला जो हमारा सोशलिस्ट था रॉबर्ट ओवेन, उनका मानना यह था कि भैया तुम लोग ना किसी के पास काम लेने के लिए जाओ मत, क्योंकि तुम काम लेने के लिए जाओगे तुम्हारा फायदा उठाएगा, ज्यादा समय तक तुमको काम करवाएगा, तुमको पेमेंट कम देगा। इसलिए तुम क्या करो, अपना खुद का ग्रुप बनाओ और खुद का तुम अपना कुछ काम करो, और जो प्रॉफिट होगा आपस में शेयर कर लेना। ठीक है, ये रॉबर्ट ओवेन का कहना था। लेकिन लुइस ब्लैंक जो हमारे दूसरे सोशलिस्ट थे, उनका भी यही मानना था
लेकिन वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि कम्युनिटी यानी कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी जो है ये किसके द्वारा बनाया जाना चाहिए, ये किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट मतलब वहां पे कौन, राजा। भाई आप खुद सोचो कि यदि किसी कंट्री में वर्कर लोग बहुत परेशान है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, वहां का राजा लेगा, क्योंकि हेड कौन है उस कंट्री का, राजा। तो लुइस ब्लैंक ये चाहता था कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी लोगों का बने, लेकिन वो किसके थ्रू बने, गवर्नमेंट के थ्रू, यानी कि राजा उसको बनाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स क्या चाहते थे, कार्ल मार्क्स चाहते थे कि जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल बड़े बड़े इंडस्ट्री के बड़े बड़े जो लोग हैं, इनके पास सारा प्रॉपर्टी है, ये लोग पूरा प्रॉफिट गेन कर लेते हैं, लेकिन हमारा नुकसान में कौन रह जाता है, हमारे वर्कर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वर्कर के खिलाफ, सॉरी बड़े बड़े फैक्ट्री के ऑनर के खिलाफ आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। ये हमारे कार्ल मार्क्स का आइडियोलॉजी था। ठीक है, और फिर कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि भैया तुम अपना ऐसा सोसाइटी बनाओ जो जिसमें केवल कौन लोग होंगे, सोशलिस्ट लोग होंगे, मतलब कि एक ही प्रकार के विचारधारा रखने वाले लोग आपस में रहेंगे। और उस प्रकार के सोसाइटी का नाम क्या देना चाहते हैं कार्ल मार्क्स, बताइए, कम्युनिस्ट सोसाइटी। यानी कि कम्युनिस्ट सोसाइटी बेसिकली वैसा सोसाइटी है कार्ल मार्क्स के नज़र में जिसमें केवल वही लोग रहेंगे जो कि एक बदलाव चाहते हैं समाज में। यहाँ तक कल हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ये था हमारा पिछले चैप्टर, मतलब पिछले क्लास का कुछ रिवीजन। तो अगला हमारा टॉपिक है चैप्टर के अंदर सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। ठीक है, चलिए यहाँ से हमारा ये चैप्टर टॉपिक शुरू होता है। और आज हम लोग जो हमारा पहला टॉपिक था वो खत्म हो जाएगा, सोशलिज्म इन यूरोप पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे रशियन रेवोल्यूशन। ओके, शुरू किया जाए। चलिए यहाँ से हमारा आज का शुरुआत होता है। तो लगभग 10 मिनट में हम लोगों ने केवल रिवाइज किया है, और रिवाइज करना बहुत जरूरी था। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म का मतलब ये हो गया कि पूरे यूरोप में सोशलिज्म को किस तरीके से सपोर्ट किया गया, कैसे इसकी आइडियोलॉजी को और ज्यादा बढ़ाया गया, सोशलिज्म के आइडिया को कैसे और पूरे यूरोप में बढ़ाया गया। देखते हैं क्या, देखिए, बाय द एंड ऑफ 1870s द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म स्प्रेड थ्रू यूरोप। यानी कि 1870 तक जो सोशलिज्म का आइडिया था, अच्छा सोशलिज्म का आइडिया क्या था, यही था ना कि समाज में रहने वाले सभी लोग इक्वल हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या था, सभी के पास प्रॉपर्टी बराबर होना चाहिए। तो ये जो आइडियोलॉजी था पूरे यूरोप में फैल गया, पूरे यूरोप में, मतलब हर आदमी के पास वो जहन में घुस गया कि हाँ भैया सब कोई बराबर होना चाहिए। तो ये लोगों को बताओ अब गुस्सा किसके खिलाफ जाएगा इनका, राजा के खिलाफ, बड़े बड़े जमींदार के खिलाफ। क्यों, क्योंकि सारा प्रॉपर्टी तो वही लोग लेके बैठे हुए, कब्जा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, टू सपोर्ट द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड द सेकंड इंटरनेशनल। यानी कि हमारा जो आइडियोलॉजी है सोशलिज्म का, इसको और ज्यादा बढ़ावा मिल सके, इसको और ज्यादा घूम घूम के लोगों को बताया जा सके, इसके बारे में सभी लोगों ने मिलकर क्या किया, एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसका नाम रखा उन लोगों ने सेकेंड इंटरनेशनल। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यूरोप में जो सेकेंड इंटरनेशनल था वो क्या था। बताइएगा कि सेकेंड इंटरनेशनल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि सोशलिस्ट लोगों के द्वारा बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था, ताकि सोशलिज्म के आइडिया को और ज्यादा सर्कुलेट किया जा सके, हर लोगों को बताया जा सके। तो वो हमारा था सेकेंड इंटरनेशनल नाम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी began forming associations to fight for better living and working condition। अब यहाँ पे जो हमारे वर्कर थे इंग्लैंड के, जर्मनी के, अच्छा इंग्लैंड और जर्मनी हमारा कहाँ पे था, यूरोप का। चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं यूरोप का, तो जितने भी कंट्री होंगे सारे बात होंगे यूरोप को लेकर। तो इंग्लैंड, जर्मनी, इन सभी में जितने भी हमारे वर्कर थे, इन सभी ने अपना अलग एसोसिएशन बनाना शुरू कर दिया। मतलब कि अपना ये लोग अलग अलग ग्रुप बनाने लगे। क्यों, ताकि सब लोग एकजुट हो सके और अपना वो प्रोटेस्ट कर सके, है ना, धरना दे सके कि नहीं हमको अपना अधिकार चाहिए, हम जितना काम कर रहे हैं हमको उतना पेमेंट मिलना चाहिए, हमसे ज्यादा काम क्यों कराया जा रहा है ना। इन लोगों ने अपना एसोसिएशन बनाना शुरू किया। दे सेट अप फंड्स टू हेल्प वर्कर्स इन टाइम ऑफ सफरिंग। और साथ ही साथ इन लोगों ने क्या किया, फंड इकट्ठा करना शुरू किया, यानी कि लोगों से पैसा लेना शुरू किया, और उनको पैसा ये लोग देते थे जो कि बहुत ज्यादा मुसीबत में होते थे। मतलब यहाँ पे हो गया कि वर्कर ने जीने का अपना रास्ता खुद बना लिया था। ये लोग किसी के आगे अब हाथ फैलाने वाले थे क्या, बिल्कुल नहीं। इनको मालूम चल चुका था कि भैया हम कितना भी किसी के सामने हाथ फैला ले, कोई हमारा मदद करने वाला नहीं है। तो ये लोग क्या करते थे, बुल बुल के हर जगह पे जाते थे, लोगों से फंड इकट्ठा करते थे और उनको देकर मदद करते थे जिनको फंड की यानी कि पैसों की जरूरत होती थी।
ठीक है, तो ये लोग बेसिकली अपने आप में एक हेल्पिंग नेचर रखते थे। ठीक है, आगे दे डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। अच्छा बताइए, एक वर्कर का डिमांड क्या हो सकता है अपने राजा से? बताइए, एक वर्कर है, उसका डिमांड अपने राजा से क्या हो सकता है? आप जो लोग जरा सोच के बताइए। यही, बिल्कुल यही हो सकता है ना कि भैया हमसे जितना टाइम करने, मतलब जितना समय के लिए हमसे काम करने का बात हुआ आप उतना ही काम करवाओ। जैसे मान लीजिए हमसे बात हुआ है 8 घंटे काम करने का, आप हमसे 16 घंटा क्यों काम करवा रहे हैं? है कि नहीं? तो वर्कर का डिमांड ये था कि मेरा जो टाइम है ना काम करने का उसको फिक्स करो पहले। दूसरी बात और बताइए, क्या वर्कर के पास कोई प्रॉपर्टी था? नहीं था। और जब वर्कर के पास प्रॉपर्टी है ही नहीं तो क्या उसके पास वोटिंग राइट था? नहीं। तो वर्कर का और क्या डिमांड था कि हमको वोटिंग राइट भी मिलना चाहिए। तो वर्कर का 2 ही डिमांड खास करके, पहला हमारा टाइम कम करो, जितना टाइम है हम उतना ही काम करेंगे, पहला। दूसरा, हमको राइट टू वोट दो। इसमें आप दूसरा एक और अपने से इंक्लूड कर सकते हैं, क्या मालूम है? हमको एक प्रॉपर वेज दो, यानी कि हमारा प्रॉपर मजदूरी दो। 300 रुपया दिन का बनता है तो 300 रुपया दो, काटते क्यों मेरा पेमेंट, है ना? ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद द वर्कर्स एसोसिएशन ऑफ जर्मनी वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एसपीडी एंड हेल्प्ड इट टू विन पार्लियामेंट्री सीट्स। देखिए, अब यहाँ पे ना जर्मनी में एक पार्टी था पहले से, जर्मनी में पार्टी का नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, और इस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। किस लिए सपोर्ट किया? ताकि पार्लियामेंट में ये जाके चुनाव को जीते और पार्लियामेंट में जाके ये बैठे और हमारे लिए क्या करेगा, अच्छा अच्छा नियम कानून बनाएगा। देखो, लेकिन यहाँ पे ना सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि जर्मनी का पार्टी था वो सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि देखो, आप गवर्नमेंट तभी बना पाओगे ना जब आपका मेजोरिटी ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए आपका इंडिया के पार्लियामेंट में मेजोरिटी है ही नहीं, तो आप कहाँ से गवर्नमेंट बना पाओगे? गवर्नमेंट उसका बनता है जो मेजोरिटी में होता है, जिनका संख्या एमपी का ज्यादा होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का संख्या जिसका ज्यादा होगा वो गवर्नमेंट बनाएगा। तो वही बात यहाँ पे है कि जर्मनी का जो हमारा पार्टी था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, उनको हेल्प किया गया सभी लोगों के द्वारा, वर्कर के द्वारा, सोशलिस्ट के द्वारा, सभी लोगों ने उसको हेल्प किया ताकि भैया ये जीते, पार्लियामेंट में जाए, हमारे लिए अच्छे अच्छे नियम कानून बनाए। लेकिन ये उतना ज्यादा सीट नहीं जीत पाया। अब चूंकि ये सीट उतना नहीं जीत पाया तो क्या ये गवर्नमेंट बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, सिंपल सी बात है। आगे, इन 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड अ सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। अब देखो, इसी चीज को देखते हुए, यानी कि वर्कर्स का अपना एक पार्टी हो, इसको देखते हुए ब्रिटेन में लेबर पार्टी नाम का एक पार्टी बनाया गया ब्रिटेन में, और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी नाम करके एक पार्टी बनाया गया। अच्छा, यहाँ पे ना अलग अलग पार्टी क्यों बनाया जा रहा है अलग अलग कंट्री में, बताइए तो जरा। ताकि उस कंट्री के वर्कर्स को प्रमोट किया जा सके, उनके राइट के लिए बात किया जा सके। देखो, आप अकेले जाके राजा के घर के आगे ना आप कितना भी अकेले चिल्ला लो राजा मुर्दाबाद, क्या आपके बात का कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपका एक पार्टी है, उसमें 1000 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, 2 लाख लोग हैं, और सब कोई राजा के घर के सामने जाके चिल्लाए, प्रोटेस्ट करे, एक एक पत्थर भी फेंकेगा ना, राजा का बिल्डिंग गिर जाएगा, है ना? तो यहाँ पे पार्टी लोग इसलिए बना रहे थे हर जगह पे ताकि उसके आवाजों को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये बेसिकली आप क्या पढ़ रहे हैं? सपोर्ट ही तो पढ़ रहे हैं। किसको सपोर्ट किया जा रहा है? सोशलिज्म के आइडिया को सपोर्ट किया जा रहा है कि हाँ भैया तुम अपने हक के लिए लड़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं, है ना? तो अलग अलग जगह पे पार्टी फॉर्म किया गया। लेकिन हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। देखो, हर जगह पे पार्टी बना, हर जगह पे चुनाव उन्होंने अपने अपने लीडर को जिताया, ठीक है, लेकिन कहीं पर भी कोई भी पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना पाया। अब बताइए, क्या जब गवर्नमेंट नहीं बना तो क्या वर्कर के बातों को कभी उठाया गया होगा? क्या वर्कर का कभी डिमांड फुलफिल किया गया होगा? कभी भी नहीं। लेकिन एक कंट्री उस समय पे हमारा ऐसा था जिसमें गवर्नमेंट बना और वहां पे वर्कर के बातों को उठाया गया, वो कंट्री था हमारा रसिया, जो कि हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा, द रशियन रेवोल्यूशन। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक था ना सोशलिज्म इन यूरोप, वो खत्म हुआ। यहाँ तक आपने केवल ये समझा कि पूरे यूरोप में लोगों को ना ये समझ में आ चुका था कि हमको बराबर अधिकार चाहिए, हमको भी प्रॉपर्टी चाहिए। मेरा जो प्रॉपर्टी राजा हथिया के रख लिया है, लैंड ऑनर बड़े बड़े जो जमींदार लोग हैं उन्होंने जो अपने अंडर में मेरा सारा प्रॉपर्टी ले लिया है, वो हमको वापस चाहिए। लोगों को ये मालूम पता था कि अब हमको वापस चाहिए।
उन्होंने पार्टी भी बनाया, आवाज़ भी उठाया, लेकिन क्या किसी भी जगह उसके आवाज़ों को दम मिला? नहीं मिला। उनके चूंकि उनका गवर्नमेंट ही नहीं बना तो उसके लिए कौन बात करेगा? कोई बात नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा एक लौता ऐसा कंट्री जहाँ पे वर्कर्स का पार्टी जीता, उसके बातों को उठाया गया, वर्कर्स के अधिकारों को पूरा किया गया, वो एक लौता कंट्री था हमारा रसिया। और एक बात हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं, जिस समय के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, उस समय पे रसिया बहुत बड़ा था। आप रसिया को आज वर्ल्ड मैप में देखो, आज भी वो बड़ा ही दिखता है। कंट्री के मामले में यदि हम देखें ना तो रसिया बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है, आज भी। लेकिन जब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि हम लोग कब के बारे में पढ़ रहे हैं? लगभग 1914 के बारे में पढ़ रहे हैं, 1914 के आसपास का पढ़ रहे हैं, यानी कि लगभग आज से 100 साल पहले का बात कर रहे हैं हम लोग, लगभग। हालांकि उससे बेसी ही बात कर रहे हैं, लेकिन लगभग आप मान लो मोटा मोटी 100 पहले साल का यदि हम लोग बात करें, यानी कि जिस समय के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, उस समय पे रसिया ना काफी बड़ा था। हालांकि रसिया अभी भी बड़ा ही है, लेकिन आज से 100 साल पहले रसिया और बड़ा था। लेकिन बाद में हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे कि रसिया धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे ब्रेक होता चला गया और आज रसिया थोड़ा सा छोटा कंट्री बन गया है, ठीक है। तो रसिया हमारा पहले बहुत बड़ा कंट्री हुआ करता था। अच्छा एक बात बताइए, चूंकि पहले रसिया हमारा बहुत बड़ा कंट्री था और पूरे रसिया पे राजा महाराजा वाला सिस्टम था, तो रसिया एक कंट्री था या रसिया एक एम्पायर था? हाँ, उस समय पर रसिया एम्पायर था। एम्पायर का मतलब होता है बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ा मतलब हद से ज्यादा बड़ा। जैसे हम लोग इंडिया में क्या कहते हैं, मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का मतलब क्या हो गया? क्या केवल मुगल ने इंडिया पे रूल किया है? नहीं, उन्होंने पाकिस्तान पे भी रूल किया, उन्होंने अफगानिस्तान पे भी रूल किया है, उन्होंने बांग्लादेश पे भी रूल किया है। एम्पायर का मतलब होता है बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य। ओके, तो जब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, तो वो हमारा बात क्या होगा, रसिया कंट्री नहीं बोलेंगे, बल्कि हम लोग रसियन एम्पायर बोलेंगे। ओके, जैसे हम आपके सामने वर्ड इस्तेमाल करेंगे रसियन एम्पायर, तो आप समझ जाइएगा कि ये किसका बात कर रहा है। रसिया, बात तो रसिया का ही कर रहा है, लेकिन रसिया कितना बड़ा? बहुत बड़ा। कितना बड़ा अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहीं पे हमारा सोशलिज्म इन यूरोप खत्म हुआ। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना द रसियन रेवोल्यूशन। शुरू किया जाए, चलिए देखा जाए तो रसियन रेवोल्यूशन क्या है, शुरू करते हैं। सबसे पहले ना, जैसे हम लोग कोई मूवी देखते हैं तो आप देखते होंगे कि जो मूवी में जो लास्ट में होने वाला होता है ना, उसको पहले ही दिखा देता है। क्यों दिखा देता है? तो आपके माइंड में एक सस्पेंस क्रिएट हो जाए कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जैसे हम लोग देखते हैं ना, किसी किसी मूवी में कोई मूवी शुरू होता है तो शुरू होते ही दिखा देता है कि एक हीरो है जो कि एक हीरोइन के पीछे दौड़ रहा है और उसको मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि आखिर वो आदमी हीरोइन को क्यों मारना चाहता है। लेकिन आपको कब पता चलता है? जब आप पूरा मूवी देख लेते हैं तब पता चलता है। उसी प्रकार से रशियन रेवोल्यूशन कैसे शुरू होता है, देखिए। इन रसिया मोनार्की फॉल इन फरवरी 1917, यानी कि रसिया में जो मोनार्की था, मतलब मोनार्की का मतलब राजा वाला सिस्टम, राजा का बेटा ही राजा बनता था, इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं मोनार्की। तो रसिया में भी हमारा कैसा सिस्टम था? राजा महाराजा वाला सिस्टम चलता था, यानी कि मोनार्की सिस्टम था। और रसिया में मोनार्की कब खत्म हुआ? 1917 में खत्म हुआ। लेकिन आपके मन में सवाल आया होगा ना कि सर रसिया में मोनार्की वाला सिस्टम खत्म हुआ, लेकिन कैसे खत्म हुआ? अचानक खत्म हो गया होगा क्या? हमने कहा खत्म हो जाओ, खत्म हो गया? नहीं, उसके पीछे कुछ ना कुछ लंबा प्रोसेस चला होगा। जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, क्या एक दिन में आज़ाद हो गया? नहीं, उसके पीछे लंबा स्ट्रगल चला। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अलग अलग हमारे फ्रीडम फाइटर ने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, मार खाया, किसी ने तो जान भी अपना गंवा दिया, तब जाके आज़ादी मिला भारत को। उसी प्रकार से यदि रसिया में मोनार्की वाला सिस्टम था तो वो खत्म कब हुआ? 1917 में। लेकिन कैसे खत्म हुआ, यही हमको आगे पढ़ना है। तो यहाँ पे ना बेसिकली आपको अभी मतलब आपको ना अभी माइंड में सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है कि हाँ भाई मोनार्की सिस्टम खत्म हुआ तो कैसे हुआ, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, पहला। दूसरा बात यहाँ पे कहा गया है, आफ्टर द फॉल ऑफ मोनार्की सोशलिस्ट टूक ओवर द गवर्नमेंट, यानी कि मोनार्की को खत्म किया किसने? सोशलिस्ट लोगों ने, थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। अब यहाँ पे आपके सामने एक वर्ड और इस्तेमाल हुआ, अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। अब ये अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या था, ये भी पढ़ेंगे हम लोग आगे। यानी कि जब रसिया में राजा वाला सिस्टम खत्म हो गया तो वहां पे गवर्नमेंट किसने बनाया? सोशलिस्ट लोगों ने बनाया।
और इसीलिए हमने कहा था आपको कि पूरे यूरोप में, अच्छा एक बात और आपको बताते हैं हम, रसिया का आज जो है ना, अच्छा बताइए रसिया हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट में पड़ता है, एशिया या यूरोप? ऐसे उसका मतलब जो कैपिटल है वो यूरोप में पड़ता है, इसलिए उसको यूरोप में गिनता है। देखो बिल्कुल सही बात है, आज रसिया का ना कुछ हिस्सा एशिया कंटिनेंट में भी पड़ता है और कुछ, ज्यादातर एशिया में है। हाँ बिल्कुल, देखिए रसिया आज यदि आप वर्ल्ड मैप में रसिया को देखेंगे ना, तो रसिया का कुछ हिस्सा आपका यूरोप में भी पड़ता है और कुछ हिस्सा उसका एशिया में भी पड़ता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा उसका एशिया में ही है, लेकिन हाँ उसका हिस्सा यूरोप में भी है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब सवाल है कि सर वहां पे मोनार्की सिस्टम हमारा खत्म हुआ, ठीक है, सोशलिस्ट लोगों ने गवर्नमेंट भी बना लिया, ठीक है, लेकिन ये अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या है ये भी हमको आगे पता चलेगा, ठीक है। तो आपको इसमें घबराना नहीं है, बस बस आपको यहाँ पे ना पहले बता दे रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ, तो कैसे हुआ होगा, लंबा प्रोसेस चला होगा, आगे देखेंगे हम लोग आगे। These two events are normally called the Russian Revolution। तो इसी दो इवेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। कौन सा दो इवेंट, पहला इवेंट क्या हो गया, 1970 में वहां पे मोनार्की खत्म हो गया, पहला इवेंट ये हो गया। दूसरा इवेंट 1917 में अक्टूबर रेवोल्यूशन के थ्रू वहां पे सोशलिस्ट लोगों ने अपना गवर्नमेंट बनाया, यही दो इवेंट हमारा कहलाता है रशियन रेवोल्यूशन। और इसी दो इवेंट पे हमारा पूरा का पूरा अगला जो हम लोग पढ़ेंगे आगे अब रशियन रेवोल्यूशन, वो इसी पे बेस्ड है, ओके, कोई डाउट इसमें? चले, तो यहां तक हमने जो भी समझा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये हो गया बेसिकली रशियन रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर रसिया का राजा कौन था उस समय पे, किस तरीके से वो रूल करता था, रसिया का कंडीशन क्या था, वहां पे लोग कैसे रहते थे, कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास से डिस्कस करेंगे। तो अगले वाले क्लास में हमारा टॉपिक होगा द रशियन एम्पायर इन 1914। तो बैकग्राउंड आपको मिल चुका, रसिया कैसा था। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।